नमस्कार, मैं शुभम यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन आप बनारस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कल के हिस्ट्री के क्लास में हम लोग ने देख लिया था कि प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। इसको हमने 4 भाग में विभाजित किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो इसको हम बहुत डिटेल तरह से देख लिए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें थोड़ा सा प्रश्न और 2-3 रह गया था, इसको हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में आएंगे, ठीक है। देखिए, इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि इतिहास का जो पहले का साक्ष्य मिला था उसमें न तो कोई था, न तो किसी को कुछ पता था। तो वहाँ का जो साक्ष्य मिलते हैं, जो पुराना साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ तो लिखित साक्ष्य कोई मिला नहीं। यहाँ पर मिला तो इसे पढ़ा नहीं गया, लेकिन यहाँ पर मिला ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन यहाँ पर जो उसका साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये होता है कि जो उसका बर्तन होता है या उसका जो यूज किए रहते हैं सब, उसका हड्डी वगैरह जो मिलता है उसको पुरातत्व साक्ष्य कहते हैं, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो उसी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो उसी में जो एक स्थान है बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम में, यह कश्मीर में है, इसमें गर्त आवास मिला। गर्त आवास का मतलब समझ रहे हैं? गर्त आवास का मतलब जो ज़मीन पर, जब ज़मीन है, मान लीजिए ये ज़मीन है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा सा जैसे कुत्ता नहीं ठंडी वंडी में खोद कर थोड़ा सा बैठ जाता है कि ऊपर से जो हवा है निकल जाती है, तो वहाँ पर ठंडा जो है नहीं लगता है उसको। तो उसी तरह जो है वहाँ पर मानव भी किया था। कश्मीर में ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो उस समय मानव क्या किया कि उस समय नीचे जो है वो कुत्तों के जैसा, कुत्तों को पता था कि ऊपर से हम खोद देंगे तो वहाँ से हवा ऊपर से निकल जाएगी तो ठंडा नहीं लगेगी। उसी तरह मानव भी किया, वहाँ से नीचे खोद दिया, उसके बाद फिर वहाँ से नीचे रहने लगा, यानी गर्त आवास बना लिया। तो गर्त आवास में वहीं पर जो है मानवों के साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। मतलब मानव और साथ में कुत्ता, कि मालिक उसका मर गया तो चलो भाई कुत्ता भी है साथ में, उसको भी दफना दिया जाता था। जैसे पहले पति मरता था तो उसके साथ में पत्नी को दफना दिया जाता था, उसी तरह यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति मृत होती है तो उसके साथ जो है कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ पर? बुर्ज होम में। उसके बाद कोल्डी हवा, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य कहीं नहीं था पहले, फिर अगर यहाँ पर कोल्डी हवा में जो है यहाँ पर देखेंगे तो चावल का साक्ष्य मिलता है। फिर इसके बाद एक स्थान है दमदमा। दमदमा स्थान है, उस दमदमा स्थान में यहाँ से कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। वहाँ पर एक कब्र बनाया गया था, कब्रिस्तान, जो जहाँ पर जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वहाँ पर दफनाया जाता है। उस कब्रिस्तान में से 3 मानव कंकाल मिला है। 3 मानव जो है वहाँ पर दफनाया मिला। उसी दफनाया में कंकाल जो उनका था वहीं से साक्ष्य मिलता है, दमदमा से। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। कल के क्लास के थोड़ा सा रिवीजन मारेंगे हम लोग। कल की क्लास, क्योंकि रिवीजन ही हथियार है। जब रिवीजन आप नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाता है। तो भूल जब जाता है तो वहाँ पर आप उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। यदि आपको नोट्स बनाना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, पूरा पाषाण काल हमने कल देखा था। तो पूरा पाषाण काल में क्या है, मानव सबसे मतलब जानवरों की तरह रहता था। वहाँ से जो है आग की खोज कर लिया था, पत्थर का यूज वहाँ पर करता था पूरा पाषाण काल में। वहाँ पर जो है धीरे धीरे विकास करते मध्य पाषाण काल में आया। तो मध्य पाषाण काल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर बता दें कि छोटा हथियार, यहाँ पर बड़ा हथियार का प्रयोग करता था, यहाँ पर छोटे हथियार का प्रयोग करने लगा मध्य पाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद जो है नव पाषाण काल देख लें। तो नव पाषाण काल में जिसे छोटे हथियार को माइक्रोलिथ भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ करके प्रश्न पूछा जाता है। तो नव पाषाण काल में देख लेते। नव पाषाण काल में मानव जो था खेती स्टार्ट कर दिया था। तो उस खेती स्टार्ट में वहाँ से सबसे पहला खेती कौन किया था? तो सबसे पहला खेती गेहूँ और जौ की किया था। कहाँ किया था? तो पाकिस्तान के वहाँ पर किया था, क्या उसको बोलते हैं, मेहरगढ़ में किया था। उसके बाद फिर जब खेती की बात कर लें तो खेती के बाद जो उसमें क्या जो फसल उगाया, उसके बाद उसको ले जाने में दिक्कत होती थी। जब ले जाने में दिक्कत होती थी तो वो जो है मनका का आविष्कार कर लिया। मनका धीरे धीरे मतलब मिट्टी का बर्तन बनाया, मृदभांड। उसके बाद मृदभांड से तब मनका बना लिया, उसको ले जाता था, वहीं पर रख देता था, ठीक है। उसके बाद जब उसको ले जाने में दिक्कत होती थी तो वह पहिया का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? पहिया का आविष्कार। तो उस पर जो है हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो मानव धीरे धीरे नव पाषाण काल से फिर उत्तर पाषाण काल, यानी उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। धीरे धीरे जब ताम्र पाषाण काल में पहुंचा तो यहाँ पर अधिकतर यहाँ पर विकास हो गया था। नव पाषाण काल में खेती वगैरह, स्थायी निवास वगैरह सब बना लिया था।
कल के क्लास अगर आप नहीं देखें तो वहाँ पर जाके देखिएगा, वहाँ पर विस्तार से बताया गया है इसके बारे में। अगर उत्तर पाषाण काल की बात कर लें तो उत्तर पाषाण काल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर तांबा की खोज हुई। अगर कोई कालखंड खत्म होता है तो उसे उत्तर पाषाण काल कहते हैं, तो यहाँ पर उत्तर पाषाण काल का समाप्त होता है। इस तरह जो है प्रागैतिहासिक काल का समाप्त होता है। प्रागैतिहासिक काल में क्या कोई साक्ष्य मिला था, लिखित साक्ष्य मिला था? नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। यहाँ पर सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से ही हम लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत से, यहाँ पर भी पुरातात्विक स्रोत से ही हम जानते हैं। यहाँ पर तो लिखा मिला है, क्यों पुरातात्विक स्रोत से जानते हैं? या जब कोई लिख दिया तो आप क्यों पुरातात्विक स्रोत से जान रहे हो? आप उसका लिखा पढ़ो, लेकिन उसका जब लिखा किसी को समझ में आएगा तब तो पढ़ेगा। वहाँ पर ऐसा लिखा, वहाँ का मानो जो है ऐसा लिखा कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे पढ़ें। जब आप कुछ भी लिखा है उसको पढ़ नहीं सकते हैं तो उसके बारे में भी आप नहीं जान पाएंगे। तो फिर इसी तरह यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो वहाँ की जानकारी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए वहाँ पर पुरातात्विक स्रोत से ही इसकी जानकारी मिलती है। अच्छा, जब इसकी जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोत से मिलती है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद इसमें जो आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता जो था यहाँ पर भी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में भी कोई लिखित साक्ष्य मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो यहाँ पर इसका सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम किए। लेकिन एक बात बोल रही है कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है। देखिए, अगर आप मान लीजिए अपने घरों में सबसे बड़ा हैं तो आपके माता और पिता को जो है आपके नाम से लोग बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सबसे बड़ा नाम है, आप अपने घर में सबसे बड़ा है तो आपके पिताजी को आपके नाम से पिताजी बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए राम के पिता का नाम मान ला श्याम है तो बोलेंगे राम के पिता। ठीक है, तो उसी तरह जो है सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किसकी की गई? तो जो है हड़प्पा सभ्यता की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी सबसे पहले सिंधु सभ्यता में, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे पहले इसकी खुदाई कौन? सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का हुआ था। तो बताइए आप लोग कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किस चीज़ का हुई थी? तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई जो है हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। इसका सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम 1853 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा आप लोग कि सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। 1853 ईस्वी में। देखिए, सर्वेक्षण का मतलब कि वहाँ पर जब ज़्यादा 100 वर्ष बीत जाता है, मान लीजिए कि इसका जो है जब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी में इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो जब 2500 ईसा पूर्व मतलब बहुत सा, तो वहाँ पर देखिए आप लोग कहीं भी अगर घर बनता है तो वहाँ पर जब धीरे धीरे वो घर पुराना होता है तो उसका जो है जो घर है वो नीचे धंसने लगता है। क्योंकि अगर कहीं घर बनाया जा रहा है आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर मट्टी हमेशा डाली जा रही है। हर समय जो उस पर जितना नया घर बनाएंगे उतना ज़्यादा उस पर मट्टी डालेंगे। तो ये जो उस समय का जो घर था वहाँ पर धीरे धीरे बहुत नीचे चला गया था। जब नीचे दब गया था तो वहीं पर जो है जेम्स कनिंघम नाम का एक व्यक्ति थे। जेम्स कनिंघम नाम के 1853 ईस्वी में उन्होंने देखा कि कैसे इसमें सिंधु जब धीरे धीरे खुदाई किया उसको तो थोड़ा सा ईंट उट दिख रहा था, थोड़ा ईंट उट दिख रहा था। तो उसको जो है जब ज़्यादा खोदे तो फिर देखे कि अरे ये तो पूरा लग रहा है कि पूरा घर जैसा है। तो इन्होंने जो है अपना सर्वेक्षण किया, मतलब सबको धीरे धीरे बताया। उसके बाद जानकारी दी किसको? चार्ल्स मैनसन को। जानकारी जो दिया लोगों के यहाँ पहुँचाया जो चार्ल्स मैनसन 1826 ईस्वी में। सबसे पहले जो जानकारी दिए थे 1826 ईस्वी में ये चार्ल्स मैनसन थे। लेकिन जो उसका सर्वेक्षण मतलब कितना दूरी में है, कौन कौन सा इसका जो सर्वेक्षण करने वाला काम जो था ये जेम्स कनिंघम 1853 ईस्वी में किए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि चार्ल्स मैनसन जो है उसका मेंशन कर दिए कि मतलब देखिए याद भी हो सकता है इनके नाम से। मेंशन का मतलब कि उसका जो है बता दिए कि मतलब यहाँ पर कुछ दिख रहा है। लेकिन इसका जानकारी जो सर्वेक्षण जो था 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम ने किए थे। उसके बाद इसके क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसके क्षेत्रफल जो है बहुत विस्तार में इसका आज भी कहीं कहीं मिलता है सिंधु सभ्यता का। सबसे ज़्यादा गुजरात में है। तो ये 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर व 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर तक। ठीक है, इसका नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किए। किसका? सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल किए। तो फिर जब इसकी पहली खुदाई कौन किया? मान ला ये तो बता दिए कि जानकारी कौन दे दिया? चार्ल्स मैनसन ने। सर्वेक्षण कौन कर दिया? जेम्स कनिंघम ने। नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल ने।
लेकिन उसका जो है पहली खुदाई, अब खुदाई की बात होती है कि भाई सब कुछ हो गया तो अब इसको खोदा जाए, देखा जाए कि कहाँ तक है, इसमें क्या क्या मिलता है। तो वहाँ पर जो है इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी ने किया। कौन किया? दयाराम साहनी ने किया। इसके बाद इसकी आकार की बात कर लें तो इसकी आकार जो है त्रिभुजाकार था। कौन सा था? त्रिभुजाकार था। ये देख लीजिए, ऐसे त्रिभुजाकार इसी तरह होता है, त्रिभुजाकार ऐसे इस ढंग से त्रिभुजाकार, इसका आकार जो है त्रिभुजाकार था। अच्छा, त्रिभुजाकार में इसके जब ऊपर की बात कर लें, देखिए इसको हम बना लें। इसके अब प्रश्न ये भी पूछता है कि ये जो त्रिभुजाकार इसका जो है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका पूर्वी भाग में कौन सा स्थान है, मतलब पूर्वी भाग सबसे पूर्वी स्थान कौन सा स्थान है, सबसे पश्चिमी स्थान कौन, सबसे पूर्वी कौन सा है, कौन सा पश्चिमी है, कौन उत्तरी है और कौन दक्षिणी है। अब कौन कौन नदी के यहाँ ये लोग पूर्वी स्थान कौन से नदी के यहाँ है, पश्चिम स्थान जो है कौन सी नदी के यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग देखेंगे और ट्रिक से देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग यहीं याद कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप नोट्स पे जाइए, 1-2 बार और देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहीं याद करा दें। तो देखिए, जब इसको हम देखेंगे तो इसका एक ट्रिक है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है सम बराबर ऐड। AD, यही इसका ट्रिक है, सम बराबर ऐड। यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे। किधर से? ये देखिए, ये पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। यही है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अगर यहाँ से हम लोग बात करेंगे, स का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब सुतका गेंडोर। देखिए इसको हम पहले बता देंगे, स से हो गया सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। तो यहाँ पर जो पश्चिम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यही आपको बस याद रखना है कि हम लोगों को जब भी देखना है ट्रिक से, तब ट्रिक से याद करेंगे तो पहले हर समय जो है पश्चिम से चलेंगे। तो स का मतलब सुतका गेंडोर। देखिए सुतका गेंडोर, पश्चिम में कौन सा स्थान है इसके? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ठीक है। इसके बाद म आता है, तो म का कौन सा है? तो म का है मांडा, सम। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि हिंडन, हिंडन। ठीक है। और ए का मतलब आलमगीरपुर, सॉरी हिंडन इसका नदी का नाम है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और डी का मतलब है दैमाबाद। 10 से दक्षिण से भी याद कर सकते हैं आप लोग, 10 से दैमाबाद। अब बताइए याद हुआ कि नहीं आप लोगों को कि सम बराबर ऐड। बस ये ट्रिक याद रखना है अपने दिमाग में कि सम बराबर ऐड। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको जो है ये पश्चिम साइड से स्टार्ट करेंगे। स से हो गया सुतका गेंडोर, अब म से हो गया मांडा, उसके बाद फिर ए से हो गया आलमगीरपुर, डी से हो गया दैमाबाद। इतना क्लियर है। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे कि ये किस किस नदी की जगह, किस किस नदी की, इसके सुतका गेंडोर में कौन सी नदी है, दैमाबाद क्या कौन सी नदी है, तो इसका जब बात कर लेंगे हम, तो इसका भी एक ट्रिक हम लोग ट्रिकर से देखेंगे। इसको भी क्या देखेंगे इसमें ट्रिक? डच है पर भारत में नहीं है। सही भी बात है भाई, डच है लेकिन भारत में नहीं है। डच है पर भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। नहीं का मतलब क्या होता है? नहीं का मतलब नहीं है, नहीं का मतलब नहीं है तो भारत में नहीं है, इतना हम लोग काट देंगे भाई। नहीं है तो नहीं है का मतलब क्या लेंगे हम लोग? नहीं है का मतलब काट देंगे, नहीं है। तो जब इसका देखेंगे भारत में नहीं है, तो डच है पर भारत में नहीं है, ड से क्या होगा? ड से जो इसका होगा दास का नदी। तो यानी कि सुतका गेंडोर किस नदी के यहाँ है? तो दास का नदी। दास का नदी। जब मांडा की बात करेंगे तो च से क्या होता है?
चिनाब, ठीक है, च से चिनाब नदी। तो मांडा का जो कहाँ है, चिनाब नदी में है। चिनाब नदी। जब आलमगीरपुर की बात करें तो कौन सा बचा इसमें से बताइए। डी से हो गया डच हैं, ड से हो गया दास का नदी, च से हो गया आपका यहाँ चिनाब नदी, हाय का मतलब हो गया आलमगीरपुर का मतलब कौन सा होगा, क्या बचा, ह बचा, ह का मतलब हो गया हिंडन नदी। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी। दयमाबाद जो बचा, दयमाबाद जो है प से क्या हो गया, प से प्रवरा नदी। अब बताइए आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ। इसका आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस दो ट्रिक याद रखना है। सम बराबर ऐड, क्या, सम बराबर ऐड, किस बगल से चलना है, पश्चिम बगल से। सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। आप लोगों को ट्रिक बस यही याद रखना है कि सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड, ऐड ए डी लिखेंगे आप लोग, ठीक है। स से हो गया सुतका गेंडोर, स से सुतका गेंडोर, किस बगल, पश्चिम बगल। किस बगल से चलेंगे, पश्चिम बगल से चलेंगे। स से हो गया सुतका गेंडोर, म से हो गया मांडा, म से क्या हो गया, मांडा हो गया। अच्छा, उसके बाद ए की बात करेंगे तो ए की बात करें तो आलमगीरपुर, किस बगल, पूर्व बगल। देखिए आप लोगों को पश्चिम से यहाँ से चलना है आपको, पश्चिम से, फिर पश्चिम से उत्तर जाइएगा, उत्तर से फिर पूर्व जाइएगा, पूर्व से फिर दक्षिण आएंगे, फिर इसके बाद पश्चिम में मिल जाएंगे। मतलब एक वृत्ताकार बना रहा है, वृत्ताकार बना रहा है कि नहीं, तो वृत्ताकार बना रहा है। अच्छा, एक प्रश्न और फंसता है, देखिए एक बार इसको और रिवाइज करिए आप लोग, हमारे साथ करिए कि सम बराबर ऐड, स का मतलब सुतका गेंडोर, म का मतलब मांडा, ए का मतलब आलमगीरपुर, डी का मतलब दैमाबाद। क्लियर हो गया। अगर नदी की बात करें तो डच हैं पर भारत में नहीं है, डच हैं पर भारत में नहीं है। जब भारत में नहीं है तो भारत में नहीं है तो काट देंगे, भारत में नहीं है तो क्यों लेंगे इसको, इसको काट देंगे। तो बचा क्या, डच हैं, डच हैं बचा। तो जब डच हैं बचा तो ड अच, ड का मतलब हो गया आपका दास का नदी, च का बात करें तो हो गया चिनाब नदी। उसके बाद फिर अगर बात करें ह का तो ह का हो गया आलमगीरपुर हिंडन नदी। अगर बात करें प का तो हो गया प्रवरा नदी। क्लियर हो गया आप लोगों को कि कौन सा ट्रिक है, सम बराबर ऐड, डच है पर भारत में नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग जो देखेंगे, अब जो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे बहुत डिटेल्स। हड़प्पा सभ्यता की स्टार्ट होती है यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किसकी की गई, तो हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की जो है कब किया गया, 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो कौन किया, तो ये किया दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अच्छा, एक बात बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा, तो ये रावी नदी के किनारे बसा है, रावी नदी। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से मिला क्या क्या, हड़प्पा सभ्यता से जब खुदाई हुई इसकी तो इसमें से क्या क्या मिला था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता के बाद फिर हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो। मतलब बहुत सारे सिंधु सभ्यता में भाई 13 लाख किलोमीटर मिला है, तो बहुत सारे होंगे। जो बहुत सारे हैं तो उसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उसको हम देखेंगे बहुत विस्तार से। देखिए यहाँ से एक कहानी हम प्रदर्शित करते हैं, कहानी के माध्यम से आपको याद करा देंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बस बने रहिए हमारे साथ, आपको गारंटी के साथ याद करा देंगे हम। देखिए बस आपको याद करने से मतलब है, क्या हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। देखिए कुम्हार की चाक, यहाँ से जो जब खुदाई हुआ तो मिला कुम्हार का चाक,
कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक मिला। अच्छा, कुम्हार का चाक मतलब समझ रहे हैं, जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है तो उसको जो घूमता है, उसको जब घुमा के छोड़ दिया जाता है तो उस पर जो आकार दिया जाता है उसी को कुम्हार का चाक कहते हैं। तो कुम्हार का चाक मिला। दूसरा क्या मिला? दूसरा मिला अन्नागार। देखिए, कुम्हार अगर अपने बर्तन बना रहा है तो बर्तन बनाने के बाद वो क्या करेगा? बर्तन बनाने के बाद वो खाना खाएगा। भाई उसको जब काम करेगा तो उसको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? जब लगेगी तो उसको उसको खाना भूख लगेगा तो खाना खाएगा। खाना खाएगा तो मतलब कि अन्नागार मिला। रिलेट करिए चीज़ों को, जब आप रिलेट करेंगे ना तो आप वो ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। तो रिलेट करिए, देखिए अन्नागार मिला। अन्नागार का मतलब जहाँ अन्न रखाता था, जहाँ जो है अनाज रखाता था उसी को अन्नागार कहते हैं। ठीक है। जब जब ये जो यहाँ से चाक बना करके जब खाना खा लिए तो इनको भाई थोड़ा करने विश्राम करने के लिए जो है कुछ का ज़रूरत पड़ेगा। तो जब उसका विश्राम करने के लिए जो है श्रमिक आवास, श्रमिक आवास क्या क्या मिल गया? श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। अच्छा, जब ये इतना तक हो गया कि मतलब यहाँ से कुम्हार का चाक बनाए, उसके बाद भूख लगी तो खाना खा लिए, उसके बाद जब खाना खा लिए तो उनको क्या किया? श्रम अथवा करने के लिए, निवास करने के लिए या सोने के लिए श्रमिक आवास हो गया। इसके बाद उनको क्या मिला? इसके बाद उनको मिला मातृदेवी की मूर्ति। मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति। देखिए, लिखते समय हमारा मात्राएं गड़बड़ हो जाती है, उसको आप समझ लीजिए। जो कंटेंट मिल रहा है आपको ओरिजिनल मिल रहा है, लेकिन जो शब्द जो हम लिखते हैं ना उस समय गड़बड़ हो जाता है, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद मातृदेवी की मूर्ति के बाद जो आपको मिला, अच्छा मातृदेवी की मूर्ति को कैसे रिलेट करेंगे? मातृदेवी का मूर्ति का मतलब होता है कि जब माता देवी का मूर्ति उनको, अच्छा देखिए, कुम्हार को यहीं पे पूजा कर लेनी चाहिए थी। जब काम किए तो नहाने के बाद यहीं पे पूजा वूजा कर लेनी थी, तो इनको पूजा नहीं करना था तो ये यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन जब मातृ देवी के मूर्ति के यहाँ पहुँचे तो उसके बाद इसको भी इनको मिला बथुआ, क्या उसको बोलते हैं, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत, ताबूत मिल गया। तो लकड़ी का ताबूत मिला। अब मूर्ति को जो है इसमें इसको लपेट दिए लकड़ी के ताबूत में। ताबूत के बाद इनको मिला लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ओखली। इसको यहाँ आप रख लेंगे तो उसके मान लीजिए कि मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में रख लिए, उसके बाद ताबूत से उसको क्या किए, ढक दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? उसके बाद जब यहाँ तक हो गया, उसके बाद ताबूत मिल गया। यही इसमें मिला। हड़प्पा सभ्यता में कितना चीज़ मिली? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आपको बता दें कि अगर कोई कंटेंट अगर छूटा रहता है तो उसको हम अपने नोट्स में ऐड करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप नोट्स को पढ़ सकते हैं या नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये और क्या इसमें मिला? और मिला इसमें हाथी का जो है, हाथी का कपाल, मतलब ये जो सर होता है ना, वही हाथी का जो उसका हड्डी होता है वो मिला, यानी हाथी का कपाल, हाथी का कपाल। कपाल का मतलब जो सर होता है। अच्छा, यो हड़प्पा सभ्यता है, 1921 में खोज हुई। चांदी का सर्वप्रथम उपयोग जो है इसी कालखंड में हुआ था। कब? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कब? हड़प्पा सभ्यता में। यानी कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम प्रयोग चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। हम आज क्या क्या बताए? आज बताए सिंधु सभ्यता को किसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला था। उसके बाद इसका तो जब साक्ष्य लिखित नहीं मिला था तो इसको कैसे देखा जाता था? तो पूरा तात्विक स्रोत वहाँ से मिलता था। पूरा तात्विक स्रोत जो वहाँ से वस्तुएं मिलती थी उसके माध्यम से इसका पता लगाया गया। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया था। इसलिए जब पढ़ा नहीं गया तो पुरातात्विक स्रोत से इसका पता लगाया जाता है। उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता की बात करें कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक अलग सभ्यता है। इसके बाद मोहनजोदड़ो आएगा तो इसके अलग अलग करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसका 1921 ईस्वी में खोज हुआ। इसका खोज कौन किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। इसका किस नदी के किनारे था हड़प्पा सभ्यता, तो ये था रावी नदी के किनारे। इसमें क्या क्या मिला, तो कुम्हार का चाक मिल गया, अन्नागार मिल गया, श्रमिक आवास मिल गया। 3 तक क्लियर हो गया। इसके बाद मातृदेवी की मूर्ति मिल गई, लकड़ी की ताबूत, लकड़ी का ओखली। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह हम याद करा रहे हैं उस तरह भी आप याद कर रख सकते हैं। हाथी का कपाल मिला। उसके बाद फिर चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग इसी कालखंड में किया गया था, यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा किया गया था। बात यह है चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था, सबसे पहले भी इसी कालखंड में किया गया था। कब, हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब और हमारी क्लास उन लोगों तक पहुँचाई जिन लोगों को क्लास की ज़रूरत है, जो लोग क्लास को परचेज नहीं कर सकते हैं, जो लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराई जाती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के साथ साथ मैथ की भी क्लास मिल रही है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।